नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम ले रहे हैं, जहां पर बीजेपी का यूपी के 6वें चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है। आज पीएम मोदी की महाराजगंज में जनसभा है, गोरखपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह और सीएम योगी भी रोड शो करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूक्रेन संकट पर भारत चीन के वोटिंग से फिर से दूरी बनाई है। 15 सदस्यों में से 11 ने फिर से समर्थन दिया है। भारत, चीन, यूएई समेत नए देशों ने मतदान फिर से परहेज ज्ञापन किया है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सीएम शिवराज के यूपी दौरे का दूसरा दिन 3 विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर आयुष जूनियर डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का आज 5वां दिन। 24 घंटे से धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के पीछे मैदान में होगी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज होने वाला रोड शो ऐतिहासिक होगा और उसकी तैयारियों में भाजपा नेता जुटे हैं। रोड शो को सफल बनाने की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को मिली है। वो गोरखपुर आ रहे हैं और इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने बरेली, झांसी, अयोध्या, प्रयागराज में सफल रोड शो कराया। 6वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है और इसी के तहत 28 फरवरी को रोड शो कराया जा रहा है। ये रोड शो शहर और ग्रामीण सभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। शहर विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ और ग्रामीण से विपिन सिंह प्रत्याशी हैं। तो 6वें चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है। गोरखपुर में रोड शो करेंगे योगी और आदित्यनाथ। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का रोड शो ऐतिहासिक होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, 6वें चरण के लिए प्रचार शुरू हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, पूर्वांचल, ये कहावत है, दिल्ली जीतना है तो यूपी जीतो और यूपी जीतना है तो पूर्वांचल। अब सभी पार्टी कहीं ना कहीं 6ठे चरण के बाद खाली हो गई। अब 5वें चरण के बाद खाली हो गई। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में कहीं ना कहीं पूरा पूर्वांचल है। पूर्वांचल की एक राजधानी मानी जाए तो गोरखपुर मानी जाती है। तो ऐसे में वहाँ पूरी ताकत सभी पार्टी के दल के नेता जो है, शीर्ष नेता जो है, बड़े नेता जो है, वो अब ताकत पूर्वांचल में झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए आज कहीं ना कहीं कई रैलियां करेंगे। वो महाराजगंज में रैली के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ के मैदान में वो पहुंचेंगे। काफी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी ज्यादा मेहनत भी की है। हालांकि देखिए, रोड शो होगा और ऐतिहासिक रोड शो बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री भी है, ऐसे में अमित शाह और मुख्यमंत्री दोनों लोग इस रोड शो में शामिल होंगे। ये रोड शो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए निकलेगी। दोनों प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको उनके पक्ष में अमित शाह वोट मांगते नजर आएंगे और मुख्यमंत्री स्वयं अपने लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे प्रत्याशी के लिए भी पूरी ताकत आज जो है वो झोंकते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, जल शक्ति मंत्री जो है बरेली, झांसी, अयोध्या, प्रयागराज, ये पूरी तरीके से रोड शो की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रही है। तो 6ठे चरण के जो प्रचार प्रसार है भाजपा की, वो पूरी ताकत अब महेंद्र सिंह लगाएंगे। और महेंद्र सिंह अगर देखा जाए तो जनशक्ति मंत्री, तो महेंद्र सिंह अब पूरी ताकत आज गोरखपुर में लगाते नजर आ रहे हैं। अमित शाह भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और पूर्वांचल के दौरे पे प्रधानमंत्री भी है। तो ऐसे में आप चाहे वो महाराजगंज हो, देवरिया हो, पूर्वांचल हो, अनुराग ठाकुर जो सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं, वो आप देवरिया में रहेंगे। छलमणि त्रिपाठी के पक्ष में रोड शो करके आते नजर आएंगे। तो तमाम आज जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो भी अलग अलग जनसभाएं करते नजर आएंगे। कल वो गोरखपुर में थे। और इसके अलावा देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम लोग पूर्वांचल में ताकत झोंक रहे हैं। क्योंकि सबको इतिहास पता है कि अगर पूर्वांचल में कमजोर हुए तो कहीं ना कहीं सत्ता बनाने के से हम दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उन पुनः जो सीटें रही है, पुरानी सीटों को पुनः वापस पाने के लिए सारी ताकत झोंकती नजर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री महाराजगंज और मुख्यमंत्री खुद अमित शाह गोरखपुर और अनुराग ठाकुर देवरिया, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों, इस पूर्वांचल के अलग अलग विधानसभाओं में वोट साधते नजर आ रहे हैं। जी अखिल जी, 5वें चरण का जो मतदान हुआ है वो काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी के पास में वो सीटों पर भी चुनाव था जिस पर उन्होंने पिछली बार एक तरफा जीत हासिल की थी, जिसमें अयोध्या थी, चित्रकूट थी, मतलब हिंदुत्व को लेकर चुनाव जो लड़ा था, वो सारी जो सीटें थी वो 5वें चरण में थी। अब 6वें चरण में कौन कौन सी सीटें आ रही हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिए?
देखिए काफी महत्वपूर्ण। मैंने कहा ना कि राजधानी पूर्वांचल की राजधानी को माने जाने वाली गोरखपुर की सीटों पे हो रहे, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, पटरौना, जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सीटें गढ़ माना जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के खेमे में। तो कुशीनगर, पटरौना, कसिया, गौरी बाजार, पटरौना, देवरिया, जहाँ पर चंद्रमणि त्रिपाठी हैं मुख्यमंत्री के साला मुख्यमंत्री हैं, महाराजगंज है, बस्ती है, ये तमाम जो इलाके हैं ये पूर्वांचल में जो छठे चरण के हैं। अगर 7वें चरण की बात करेंगे तो 7वें चरण में बनारस मंडल आता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो वहां पर बनारस में आता है जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, सोनभद्र, ये तमाम जो विधानसभाएं हैं, जिले हैं, इनके तमाम विधानसभाएं आएंगे। तो ऐसे में अब 6वें और 7वें चरण में तरीके से ताकत झोंकेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं संसदीय क्षेत्र, तो वो अपनी 7वें चरण की तैयारी में वहां भी करेंगी। और 6ठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों सीटों को, दोनों मंडलों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि शीर्ष नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद स्वयं लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है। तो ऐसे में उन सभी सीटों को वापस चुना पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक के रखा रही। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 6वें चरण के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी का यूपी में 6वें चरण के लिए प्रचार जारी है। आज पीएम मोदी महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूक्रेन में जारी हमलों के बीच भारतीय समयानुसार रविवार देर रात 1:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ कि यूक्रेन संकट के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाई जाए या नहीं। यूएनएससी में प्रतिक्रियात्मक वोट से भारत ने परहेज किया है, लेकिन 15 सदस्यों में से 11 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन युद्ध पर आपात बैठक बुलाने का समर्थन किया और वोट किया। 11 सदस्यों द्वारा समर्थन में वोटिंग करने के बाद यूएनजीए में सोमवार को आपातकालीन सत्र बुलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गौरतलब है कि यूएनएससी के विशेष सत्र में 5 स्थायी सदस्यों के साथ 10 स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। भारत, चीन, यूएई समेत 3 देशों ने मतदान से परहेज किया है। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया है और भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग से परहेज करने का निर्णय लिया है। उन्होंने रेखांकित किया है कि कूटनीति और संवाद के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। गौरतलब है कि 1950 से अब तक महासभा के ऐसे केवल 10 सत्र आहूत किए गए हैं। ये 11वां ऐसा आपातकालीन सत्र होगा और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर 193 सदस्यीय महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र पर मतदान कराने के लिए रविवार दोपहर यानी स्थानीय समयानुसार 15 देशों की सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। ये बैठक ये रूसी वीटो द्वारा यूक्रेन के खिलाफ अपने आक्रामकता पर यूएनएससी के प्रस्ताव को विरुद्ध प्रस्तुत करने के लिए 2 दिन बाद हुई है। वहीं भारत के लिए दुविधा की स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति पीएम मोदी से समर्थन मांग चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमरदीप जी, यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने दूरी बना ली है। वहीं अगर भारत की स्थिति की अगर बात करें तो काफी दुविधाजनक ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भारत से समर्थन भी मांगा है और ये जो वोटिंग यहाँ पर की गई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एज ऑफ नाउ नोबडी इज हेल्पिंग यूक्रेन। हालांकि जिस तरह अमेरिका और नाटो ने उसको वादा किया था, उस तरह से दे आर नॉट हेल्पिंग। दो उन्होंने कहा है कि वो वेपनरी के जरिए या एयरक्राफ्ट वगैरह देकर उसकी मदद करेंगे, लेकिन दैट हेल्प इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अल्टीमेटली आदमियों की भी तो आवश्यकता होती है, ट्रेन मैन पावर की आवश्यकता होती है। और अभी तक जिस तरह यूक्रेन फाइट कर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत का भी यदि कूटनीतिक तौर पर देखें तो ये जो डिसीजन लिया है नॉट टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग, दैट इज अगेन काबिल तारीफ है, बिकॉज भारत जो है शुरू से ही तटस्थता बनाए रखना चाहता है और वो तटस्थ है, बिकॉज हम किसी के भी फेवर में नहीं जाना चाहते। हम पहले से ही नॉन अलाइंड रहे हैं, किसी भी खेमे को ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो ये भारत की जो सरकार का या जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर त्रिमूर्ति जो वहां पर बैठे हैं, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है ये बहुत ही ठीक डिसीजन है। और उसमें हालांकि चीन और यूएई भी शामिल हैं जिन्होंने इससे दूरी बनाए रखी है,
लेकिन भारत की मजबूरी है कि वो किसी भी खेमे को ज्वाइन नहीं कर सकता, इसलिए ये तटस्थ रहना ही एक वाजिब उत्तर है इसका। अंशुल। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके से स्थानीय सदस्यों ने वीटो का प्रयोग नहीं किया है और भारत के लिए भी जिस तरीके से ये दुविधा बनी हुई है, क्योंकि वो रूस के पक्ष में भी नहीं जा सकता और यूक्रेन के खिलाफ में भी नहीं जा सकता, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, भारत ने जिस तरह तटस्थता बनाई है कि हम किसी के पक्ष में भी वोट नहीं करेंगे, और जिस तरह बार बार भारत जो है रूस के राष्ट्रपति से युद्ध को रोककर और कूटनीतिक तौर पर मसले को हल करने का प्रयास कर रहा है, वो ठीक है, उसी तरह मसला हल हो सकता है और भारत को ऐसे ही बने रहने में जो है वो ठीक है। भारत किसी भी खेमे को ज्वाइन ना करे, वो भारत के ही हित में है। और चीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? चीन भी यहाँ पर वोटिंग नहीं कर रहा है। देखिए, चीन तो ऑलरेडी रूस के सपोर्ट में है और वोटिंग ना करके चीन ने भी अपनी एक यू कैन से कि रशिया को सपोर्ट ही किया है एक तरह से। लेकिन ठीक है, चीन का भी ये निर्णय है, जिस तरह ओपेक और यूएई का जो डिसीजन है वो भी मतलब अपने आप में ठीक है। देखिए, सभी देश जो है अपने आप में आजाद है अपने जो है कूटनीतिक तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरह चीन ने भी किया है। लेकिन चीन का थोड़ा सा मसला दूसरा है कि कहीं चीन जो है इस मौके का जो फायदा है वो ताइवान के खिलाफ ना करे, क्योंकि इस तरह की घटना यदि वो ताइवान के खिलाफ करता तो एक देश मतलब पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो उस तरह से मुझे लगता है कि चीन का डिसीजन उस तरफ ना हो, अदरवाइज ठीक है, चीन भी तटस्थ रह सकता है, चीन की मर्जी है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन चीन तो चलिए अपनी जगह पर है, भारत भी अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इस युद्ध की बात करें तो युद्ध में काफी आक्रामकता देखने को मिल रही है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, रूस भी हटने तैयार नहीं है। अब इसे तृतीय विश्व की तरफ ना धकेला जाए, इसके लिए भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या परिणाम सामने आ सकते हैं इस चीज के? देखिए, यूक्रेन जिस तरह फाइट आउट कर रहा है उसकी उम्मीद शायद यूक्रेन वासियों ने भी नहीं की थी, और जो वहाँ के जो सिविलियंस है उनका भी हौसला काबिल तारीफ है। जिस तरह वो हथियार उठाकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और लेकिन जिस तरह आज एक जो बैठक यूक्रेन के डेलीगेशन और रूस के डेलीगेशन के बेलारूस में होने वाली है, उससे शायद कुछ नतीजे सामने आए, उसकी उम्मीद है। और जिस तरह व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को रेडी होने को लिए कहा है, तो उससे ये एक तरह से धमकी भी लगती है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर की धमकी ना हो, और यदि इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन का तो ये बहुत ही भयावह सिद्ध होगा और जो है ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लीड कर सकता है। क्योंकि एक बार यदि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया तो फिर 100% कोई ना कोई एक्शन रशिया के खिलाफ दूसरे नाटो या अमेरिका कोई भी ले सकता है। चलिए अमरदीप जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो यूक्रेन संकट पर भारत चीन ने अब दूरी बना ली है। स्थानीय जो सदस्य हैं उन्होंने वीटो का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। भारत के लिए दुविधा की स्थिति लगातार बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति मोदी से मदद मांग चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज भोपाल से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। आज सीएम जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 12 बजे गाजीपुर के जखनिया, 2 बजे जौनपुर में मुंगरा, बादशाहपुर और 3:30 बजे जौनपुर से जफराबाद में सीएम शिवराज की चुनावी सभा है, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम शिवराज के यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी दौरे पर हैं। सीएम के 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन। पौधारोपण के बाद भोपाल से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज।
सीएम शिवराज 3 विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान के यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में पहले पौधारोपण करेंगे। उसके बाद बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री यूपी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का यूपी में दौरा देखने को मिल रहा है। और उसी की बात की जाए दौरे की, तो आज जो यूपी का दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो दूसरा दिन है और करीब 3 विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि कल की यदि बात की जाए तो कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यूपी दौरा था और तमाम पहलुओं पर बात की जाए कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटाक्ष करते नजर आए। मगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, उन राज्यों में लगातार मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही बात की जाए उनकी राजनीतिक करियर की, तो बड़ा लंबा तजुर्बा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक की सूची में हमेशा से ही बीजेपी पार्टी एक बड़ी जवाबदारी देती नजर आ रही है। और बात की जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में लगातार अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जवाबदारी मिलती नजर आ रही है। जिसके चलते आज बात की जाए तो यूपी में जिस प्रकार से 2 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कल भी यूपी में जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में प्रचार करते नजर आए थे। और आज की बात की जाए तो आज एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद मुख्यमंत्री निवास से पौधारोपण करके सीधे यूपी के लिए निकलेंगे और करीब 3 विधानसभा है वहां जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, यूपी दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्टार प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले भी वो जनसभाएं कर चुके हैं, क्या असर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में सीएम शिवराज का? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में जो आम जनता है वो खासा उत्साह देखने को मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हुए जो आम व्यक्ति है उनसे चर्चा करते हैं। और साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की जो भाषण होते हैं उसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तो तमाम योजना तो रहती है, मगर जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए सुविधा और जो तमाम जो योजना केंद्र और प्रदेश सरकार जो चलाने वाली है उसका भी मुख्यमंत्री जिक्र करते नजर आते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि लगातार मुख्यमंत्री का यूपी दौरा है और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में मुख्यमंत्री लगातार जनसभा कर रहे हैं, डोर टू डोर के कैंपेन कर रहे हैं। अब जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो यूपी में कितना चल पाया है। बाकी बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो हमेशा से ही मुख्यमंत्री ने जो जवाबदारी ली है और जो जवाबदारी पार्टी द्वारा दी गई है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ही खरे उतरे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक के रूप में अन्य राज्यों में भी पहुंचाया जाता है प्रचार के लिए। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल में आयुष जूनियर डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का आज 5वां दिन है। जूनियर डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं और रात के समय पर भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसमें एलोपैथिक जूनियर डॉक्टरों के समकक्ष स्टाइफंड मिलने, जबलपुर यूनिवर्सिटी से पृथक होकर आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना, राजधानी भोपाल में होने और परीक्षाएं समय पर पूर्ण हो और रिजल्ट जारी करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही मांग की गई है कि 2013 जनसंकल्प में घोषित 1000 आयुष औषधालयों को जल्द से जल्द खोला जाए और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती परीक्षा हर वर्ष हो और संविदा कर्मियों को दिए जाने वाला 15% बोनस अंक भी हटाया जाए। तो इन तमाम अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। आयुष जूनियर डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी हड़ताल लगातार जारी है। उसके साथ ही आपको बता दें कि रात के समय पर भी वो धरना स्थल पर मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा बने हुए हैं। जी विवेक, आयुष डॉक्टरों जो जूनियर डॉक्टर है उनकी हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार हड़ताल पर है, क्या कुछ अधिक जानकारी?
अंशुल, पूरे मध्य प्रदेश के जो जूनियर आयुष डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए। आज हड़ताल की यदि बात की जाए तो हड़ताल का आज 5वां दिन है, मगर तमाम उनकी मांगों पर यदि फोकस करें तो उनकी लगातार मांग है कि जो उनका जो एलोपैथिक जूनियर डॉक्टर हैं उनको उनके समकक्ष रखा जाए, साथ ही उनका जो स्टाइफंड है वो बढ़ाया जाए और 2013 जन संकल्प घोषणा में 1000 आयुष औषधालय को जल्द से जल्द खोला जाए। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी की भर्ती परीक्षा वर्ष 2000 हो और संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले 15% बोनस जो अंक हैं वो हटाए जाए। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के जो जूनियर आयुष डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो लगातार प्रदेश सरकार के जो आयुष मंत्री हैं वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी प्रकार का हल नहीं निकल पाया है। मगर जूनियर डॉक्टरों की बात की जाए आयुष के तो लगातार जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती, जब तक वह जो प्रदर्शन है उससे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से कोरोना काल चल रहा था और जूनियर आयुष डॉक्टरों की बात की जाए तो जूनियर आयुष डॉक्टरों की भी जो सेवा है वो हॉस्पिटलों में देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो आयुष के जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो जूनियर आयुष डॉक्टर हैं उनकी सेवा लगातार निरंतर बनी रही है। कोरोना काल में भी लगातार जो आयुष विभाग के जूनियर डॉक्टर हैं वो लगातार काम करते नजर आए हैं, मगर अब उनकी मांगों को लेकर अब वो वह विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक वह जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं करेंगे। जी बिल्कुल विवेक, 5 दिन से हड़ताल लगातार जारी है। आयुष विभाग ऐसा नहीं है कि पहली बार हड़ताल पर बैठा है, इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो सरकार क्यों इनकी सुन नहीं रही है? अंशुल, जूनियर आयुष डॉक्टरों की यदि बात की जाए तो इसके पहले भी जूनियर आयुष डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और हड़ताल के बाद एक रास्ता निकाल लिया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा। मगर अब बात की जाए जूनियर आयुष डॉक्टरों की तो अभी तक किसी प्रकार का जो रास्ता है वो नहीं निकाल पाए हैं, जिसके चलते जो जूनियर आयुष डॉक्टर हैं उनमें खासा आक्रोश तो देखने को मिल रहा है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर अब वह अड़ गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पहले भी जब उन्होंने प्रदेश सरकार का विरोध किया था, हड़ताल की थी, तो केवल उनको प्रदेश सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही मिला था। जो मांगे हैं पुरानी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसके चलते एक बार फिर जूनियर आयुष डॉक्टर हैं पूरे मध्य प्रदेश के वो हड़ताल में बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उसकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती जब तक वह हड़ताल पर बने रहेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां पर आयुष जूनियर डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी और कर्मचारी ने उनकी सुध नहीं ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।